हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 1 मिनट साइकोलॉजी। आज एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आ गए हैं आपकी खिदमत में। आज फिर हम कंपैरिजन करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, ADMD और ADFIA के कंपैरिजन हमने किया था जिसमें, तो प्लीज़ वो भी देख लीजिए, वो प्लेलिस्ट में मौजूद है। और आज हम कंपैरिजन करेंगे AD कस्टम वर्सेस AD ASF। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो में हमारे साथ। और प्लीज़ हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और लाजमी तौर पर शेयर भी किया करें। इस तरह करने से हमें करेज मिलती है ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। अगर सबसे पहले बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, डी कस्टम की, तो ये इनकी सिलेक्शन जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती है। सबसे पहले 100 मार्क्स का वन पेपर MCQ होता है। उसके बाद इनकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। उसके बाद इनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की कॉल आ जाती है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में इनकी इंग्लिश और ऐसे रेटिंग होती है, कंप्रीहेंशन होती है। उसमें कुछ करंट अफेयर के और इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग होती है, डॉक्यूमेंट सबमिशन होती है, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होती है इंटरव्यू के लिए। उसके बाद फिर सिलेक्शन होती है और आखिर में इनको फिर मेडिकल के लिए बताया जाता है कि आप फलां जगह से जाकर मेडिकल करवा लें, ठीक है। यूजुअली वो जनरल सर्जन जनरल से होता है। तो ये तो हो गया AD कस्टम का सिलेक्शन प्रोसीजर। और अगर आप बात करें AD ASF की सिलेक्शन की, तो ये भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती है। इनका भी 100 MCQs का वन पेपर होता है। उसके बाद इनकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है और डॉक्यूमेंट सबमिशन होती है। इनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होता, ठीक है। जब डॉक्यूमेंट सबमिशन हो जाती है उसके बाद वो बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करके मेडिकल के लिए जो टॉप लिस्ट में होते हैं उनको बुला लेते हैं। मेडिकल के बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग होती है और उनको इंटरव्यू की कॉल आती है। इंटरव्यू जब हो जाती है तो फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। जो टॉप मेरिट पे कैंडिडेट्स उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। और जब ये सिलेक्शन हो जाती है इनको कराची में जो नेशनल सिविल एविएशन सिक्योरिटी एकेडमी है कराची में, वहाँ पे इनको भेजा जाता है और वहाँ पे इनका अगेन मेडिकल होता है जो कि सर्जन जनरल करता है। तो ये इनकी सिलेक्शन का प्रोसीजर हो गया AD ASF का। अगर सैलरी पैकेज की बात की जाए तो ये बेसिकली ये जो सैलरी है बेसिकली जो नाउन सोर्सेज हैं वहाँ से मैंने पता किया। तो ये बिल्कुल आपको, आप इसको बिल्कुल फाइनल सैलरी मत समझें। इसमें थोड़ा बहुत मतलब वेटेज है, डिफरेंस प्लस माइनस हो सकता है, 5 से 10 हज़ार का डिफरेंस हो सकता है। प्लस भी हो सकते हैं, डाउन भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपको मैंने एक एवरेज सैलरी बता दी है दोनों की। तो उसमें AD कस्टम की जो सैलरी है वो 80 हज़ार के करीब होती है लगभग, और AD ASF की 75,000 के लगभग होती है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और बाकी इनके अपने जो अखराजात, अगर इसमें सैलरी में से डिडक्शंस हैं, तो जो AD कस्टम्स हैं वो भी अपने खाना खुद पे करते हैं। अपने खाना वो सेल्फ मतलब पे करते हैं। और ADA से वो भी अपने खाने की पेमेंट इसी में से करते हैं। और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स वो इसी में से पे करते हैं। और यूनिफॉर्म वगैरह और वो चीज़ें मतलब वो इनकी ट्रेनिंग में ये पे करते हैं और बाद में फिर इनको कुछ आइटम हैं जो फ्री मिलते हैं और कुछ ये बाय कर लेते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंपैरिज़न है जिसके बारे में अक्सर कैंडिडेट्स भी पूछते हैं वो है अथॉरिटी के बारे में। तो AD कस्टम को मैंने 20 आउट ऑफ 20 दिए क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होती हैं। ये AD कस्टम जो होता है ये आप यूँ कह लें कि AC कस्टम भी कहलाता है। तो ये असिस्टेंट कमिश्नर होता है एक किस्म का। इसके पास पूरी चार्ज होता है, इसके पास पूरी अथॉरिटी होती है और ये ऑल इन ऑल होता है। अपने जो भी इसको सर्कल या जो भी इसको यूनिट्स या जो भी इसको डिप्लॉयमेंट जहाँ पे होते हैं, अगर एयरपोर्ट्स पर हैं तो वहाँ पे या बॉर्डर पे या कहीं पे भी इनकी जहाँ पे इनकी डिप्लॉयमेंट होती है, जो AD होता है वो ऑल एंड ऑल होता है और वो पूरा इंचार्ज होता है। तो उसके पास अथॉरिटीज़ ज़्यादा होती हैं। वो डिसीजन मेकिंग की पावर भी उसके पास होती है और वो फाइनल आप यूँ समझ लें कि अपने एक सर्कल के अंदर वो फाइनल एक अथॉरिटी मानी जाती है। और इनकी फॉर्मल अथॉरिटी की बात की जाए, वो अथॉरिटी जो इनको गिवन है तो वो भी बहुत ज़्यादा इनके पास एम्पावर्ड अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। ये चीज़ों के ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज़, लेवीज़ वगैरह, तो इसमें उसके ऊपर डिसीजन लेना और वो चीज़ें इनके पास काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो इस वजह से इनके पास फॉर्मल अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। और इनफॉर्मल की बात की जाए तो इनकी PR बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। इनफॉर्मल से मुराद ये यही अथॉरिटी होती है कि आपकी जो पर्सनल रिलेशनशिप हैं जो आप अपने गट से हासिल करते हैं। तो AD कस्टम जो है वो ज़्यादा उसके पास वो होती है कि वो इनफॉर्मल अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है। उसके ताल्लुकात और उसके रिलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर हम बात करें AD ASF की, तो AD ASF की जो फॉर्मल अथॉरिटीज़ हैं वो तो बहुत कम हैं क्योंकि उनको एक या तो सेक्टर में लगाया जाता है या उनको किसी पोस्ट का इंचार्ज लगा देते हैं या सेक्टर यूजुअली सेक्टर कमांडर लगाते हैं। तो वो सेक्टर के अंदर तकरीबन 30 से 35 बंदों का एक
दस्ता होता है जिनकी वो कमांड कर रहते हैं। बनिस्बत इससे कि जो एसी कस्टम होता है तकरीबन उसके अंडर भी इतना ही स्टाफ होता है, लगभग कुछ कमोबेश हो सकता है। तो लेकिन उनकी पावर और अथॉरिटी ज़्यादा है, क्योंकि उसमें आप यूँ समझ लें कि मॉनेटरी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, और उनके पास जो डिसीजन मेकिंग वाला जो है कंपोनेंट वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे जो एएसएफ है इसमें ये चीज़ है कि ये इनके पास अथॉरिटी तो बहुत कम है, फॉर्मल अथॉरिटी, क्योंकि ये लिमिटेड तरीके से काम करते हैं, क्योंकि इनके जो स्टाफ होता है वो अपने हिसाब से काम करता है। मशीन ऑपरेटर्स होते हैं, स्कैनर्स पे जो काम कर रहे हैं, बॉडी सर्चर्स होते हैं, इन्होंने जस्ट लाइक सुपरविजन करने, तो इसमें कोई इतना बड़ी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती बनिस्बत इसके कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह आ जाए या इससे रिलेटेड वो डिसीजन मेकिंग उनकी होती है, तो उसमें कोई मॉनेटरी वैल्यूज़ नहीं इन्वॉल्व होती हैं। तो वो फॉर्मल अथॉरिटीज़ भी इस वजह से इतनी ज़्यादा नहीं है इनके पास, सिर्फ अपने स्टाफ तक महदूद होती है। जो पब्लिक में उनकी जो एक फॉर्मल अथॉरिटीज़ है वो नहीं होती बनिस्बत से, जिस तरह एडी कस्टम की एक पब्लिक के अंदर भी एक अथॉरिटी होती है। और जो इनफॉर्मल अथॉरिटी की बात की जाए तो जो एडी एएसएफ है उसकी इनफॉर्मल अथॉरिटी से वो अपने गट से जो लोग हासिल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनके फिर ताल्लुकात बन जाते हैं। बिग पर्सनैलिटीज़ भी आती हैं, सेलिब्रिटीज़ भी आती हैं, और उसके अलावा भी लोग आते हैं। तो ये फिर जब यूँ के सेक्टर कमांडर होते हैं या इंचार्ज होते हैं तो इनकी फिर वन टू वन उनसे इंटरेक्शन भी हो जाती है, दुआ सलाम भी बन जाती है। तो इसमें वो उनको स्कोर में थोड़ा ज़्यादा दूँगा, लेकिन ओवरऑल उनका जो स्कोर है वो 14 आउट ऑफ 20 है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें जॉब इजीनेस की, तो एडी कस्टम की जो जॉब है वो कदर कम इजी है बनिस्बत से कि एडी एएसएफ की, क्योंकि एडी कस्टम का जो काम है वो ज़्यादातर मॉनेटरी और फाइनेंशियल वैल्यूज़ से जुड़ा होता है। जो लेवीज़ होती हैं, ये जो कस्टम लगता है, ये जो चीज़ें आती हैं जो फ़ॉरेन से लोग लेके आते हैं, या जो भी हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हो रही होती हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है और केयरफुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसमें से ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सीकिंग जॉब है। और इसमें जो स्टाफ है उसके ऊपर बड़ी एक स्ट्रिक्ट तरीके से अब उनको कमांड करनी पड़ती है, तो इसमें से उनकी जो पार्टिसिपेशन का जो लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। और बनस्बत बात करें एडीएसएफ की, तो इनकी ईजीनेस बहुत ज़्यादा है। ये मतलब कि अगर असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल की बात करें तो ये सबसे आसान तरीन अगर मैं कहूँ कि ये जॉब है, क्योंकि इनका जो काम है बड़ी सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड डिफाइंड चीज़ें होती हैं और उनके अंदर ही वो काम कर रहे होते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी सेटअप है तो उसमें ज़्यादा वो सिक्योरिटी की जो डिमांड्स हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जो एक लीडरशिप एबिलिटीज़ जो उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जो स्किल्स या एक्सपर्टीज़ जिस तरह से कस्टम एडी के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, तो ये इसमें यहाँ पे इतनी नहीं है। ये सिंपली मतलब आप ये कह लें कि सिर्फ सुपरवाइज़र कर रहे होते हैं या सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं या सुपरवाइज़र होते हैं। पोस्टिंग चॉइस की बात की जाए तो दोनों को स्कोर मैंने बराबर दिया है, क्योंकि दोनों फेडरल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं। तो ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ये भी घूमते हैं। लेकिन आप स्कोर मैंने बराबर फिर भी रखा है, लेकिन फिर भी एडी कस्टम को कहीं न कहीं उतनी ही सहूलत है जितनी एडी एएसएफ को है, कि अगर दोनों होम स्टेशन पर जा सकते हैं तो फिर जाते हैं, उनको दोनों की तरफ से मतलब सहूलत मिलती है। लेकिन डिपार्टमेंट की नौयत पे डिपेंड करता है, या अपर जो हायर कमांड होती है उसकी एस्पायरेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की पॉलिसीज़ लेके आ रही है, या जो एडीज़ होती हैं, चूँकि ये एक ऑफिसर कैडर्स के लोग होते हैं, तो इनकी जो डिप्लॉयमेंट है आप यूँ ही कंसिडर करें कि आपने पूरे पाकिस्तान में जाना है। तो इसमें से इनका स्कोर दोनों को मैंने 8 आउट ऑफ 10 दिया है। तो दोनों सिमिलर ही हैं। इसके बाद बात करेंगे प्रमोशन की, तो एडी कस्टम को मैंने 6.5 ओवर 10 दिए हैं। ये स्कोर कम इस वजह से है कि इनकी जो प्रमोशन है वो बहुत डिलेड होती है। इनको प्रमोशन इतनी आसानी से नहीं मिलती, इनका टेन्योर बहुत लंबा हो सकता है। मिनिमम 10 साल इनको एक रैंक में सर्व करने पड़ते हैं, लेकिन वैकेंसीज़ के होती है कि वैकेंसीज़ कितनी अवेलेबल हैं। तो ये मिनिमम 10 साल तो इनको लगाने पड़ेंगे, लेकिन 10 साल में बहुत जो टैलेंटेड या टॉप लोग होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर 11, 12, 15 साल इससे ऊपर ही निकलते रहते हैं। जो एवरेज बेटे ही निकालें तो वो 13-14 साल उनको लगाने पड़ते हैं अपने एडी के रैंक में। जबकि एडीएसएफ का जो खाता है वो थोड़ा-सा अच्छा है इस मामले में। वो तकरीबन 8 साल से 10 साल में कन्फर्म बन जाते हैं। उनका ज़्यादा लंबा टेन्योर नहीं होता, वो डिप्टी डायरेक्टर के रैंक में प्रमोट हो जाते हैं। इसमें से उनको थोड़ा मैंने स्कोर बेहतर दिया है, 8.5 ओवर 10। तो इस मामले में एडीएसएफ आगे है। उसके बाद एक निहायत ही इम्पोर्टेंट कंपैरिज़न है, वो है अकाउंटेबिलिटी का, एहतसाब जिसे कहते हैं, जॉब के अंदर एहतसाब होना। तो एडी कस्टम जो हैं, अगर इनके डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इनका जो अकाउंटेबिलिटी का जो तनासुब है वो बहुत कम है बनिस्बत इसके कि एडी एएसएफ के। ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, बल्कि ये हम बात कंपैरिजन में कर रहे हैं।
तो एडी कस्टम का बनिस्बत एडी एएसएफ जो है अकाउंटेबिलिटी का जो है कंसर्न वो बहुत कम है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी या उनको जो सरजनिश या उनकी जो बाज़ गश्त हो गई या मामलात के मतलब जो गवर्नमेंट की जो इंक्वायरीज़ हो गई या अथॉरिटीज़ की तरफ से जो कंसर्न्स लिए जाते हैं किसी मामले के ऊपर, तो वो एडी कस्टम के कम हैं बनिस्बत से एडी एएसएफ के, क्योंकि एडी एएसएफ की जॉब के अंदर चूँकि मिलिट्री सेटअप होता है और मैनुअल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री लॉ भी उनके ऊपर लागू होता है, तो इसमें से उनके ऊपर सख्ती ज़्यादा होती है और हर एक बात की उनको अकाउंटेबिलिटी करवानी पड़ती है, उनको जवाबदेही देनी पड़ती है, उनको सरजनिश भी होती है, उनको लेटर्स भी मिलती हैं, उसको एक्सप्लेनेशंस भी मिलती हैं। तो इस मामले में एडीएसएफ की जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत स्ट्रिक्ट है और उनकी जवाबदेही बहुत ज़्यादा सख्त है। अगर इसके बाद बात करें सर्विस बेनिफिट्स की, तो एडी कस्टम्स का जो स्कोर है वो 8 आउट ऑफ 10 है। इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ पैनल पे अगर कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ से मिल जाती है, और अगर ये अपना पर्सनल ट्रीटमेंट कहीं और से करवाना चाहें तो ये इनको रीइंबर्समेंट की फैसिलिटीज़ ईज़िली अवेलेबल होती है, ये करवा सकते हैं। उसके अलावा जिनको हाउस बिल्डिंग अलाउंस मिलता है, ये एजीपीआर से ले सकते हैं, कार लोन इनको मिलता है, बोनस एंड ग्रेजुइटीज़ और प्राइजेज़ वगैरह भी इनको मिलते रहते हैं। और पार्टिकुलरली ये सबसे बड़ी सहूलत इनको ये होती है कि जो नॉन कस्टम पेड आइटम्स का जब ऑक्शन होता है तो ये वहाँ पे इनको एक फ़ेवर है कि ये अपनी फ़ेवर वहाँ से ले सकते हैं। तो ये इस वहाँ से इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं, जो लीगल एक सिनेरियोज़ के अंदर रहते हुए इनको वो चीज़ें वहाँ से इनको एक मुनासिब कीमत में अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा अगर ये रिकवरीज़ करते हैं या इनके अंडर कमांड व्हाइल हैविंग देयर ड्यूटी, अगर कोई रिकवरी करते हैं और बड़े बिग लेवल की होती है, तो वहाँ पे भी इनको गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशंस मिलती हैं। सर्विस बेनिफिट्स की दौड़ में एडी एएसएफ जो वो पीछे हैं और वो एडी कस्टम से मार खा रहे हैं, क्योंकि एडी एएसएफ को मेडिकल की फैसिलिटीज़ बहुत लिमिटेड नंबर में पैनल हॉस्पिटल में अवेलेबल है। एचबीएल तो ये भी ले सकती हैं, कार लोन भी ये ले सकते हैं एजीपीआर से। अच्छा, इनको चाइल्ड एजुकेशन जो है एएसएफ के कुछ जगहों पे इनके स्कूल्स वगैरह भी हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस के साथ भी इनके बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट्स भी चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे इनको 10, 15, 20, 30% तक ये जो इनको डिस्काउंट वगैरह भी मिल रहा होता है। लेकिन इनको जो सर्विस की तरफ से बाकी बेनिफिट जो प्राइस या फाइनेंशियल टर्म्स जो मिलने हैं वो बहुत कम है। तो ये नॉन फाइनेंशियल टर्म में तो चलो खैर इनके ऊपर थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल टर्म में बहुत कम है, तो वो आप एक्सपेक्ट नहीं रखें कि कोई ग्रेजुइटीज़ या कोई प्राइजेज़ या कोई आपको कैश रिवार्ड्स वगैरह मिलेंगे, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस मामले में एडीएसएफ को जो स्कोर है वो 6 आउट ऑफ 10 बनता है। इस वीडियो को अगर सम अप करते हुए हम अदर बेनिफिट्स के साथ अगर बात करें, तो एडी कस्टम जो है इस दौर में बहुत आगे हैं, क्योंकि उनके पर्सनल रिलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं पॉलिटिकल लोगों के साथ, बिजनेसमैन कम्युनिटी के साथ, और बाकी जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं या पॉलिटिकल लोग हो गए, तो इस इनकी ताल्लुकात और वो जो पीआर है वो बहुत ज़्यादा होती है। इनको बोनस वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कमीशन वगैरह इनको मिलते रहते हैं। उसके अलावा इनकी जो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि एनसीपीज़ आइटम्स हो गए और जो ऑक्शन वगैरह हो गई, वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ और इनको वेवर्स दिए जाते हैं, कमीशंस रिवार्ड किए जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली और लीगल तरीके से इनको मिलते हैं। इनकी रिकॉग्निशन होती है, इनको मानते हैं लोग और इनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। पब्लिक में इनका बड़ा एक नाम होता है और पावरफुल जॉब मानी जाती है। तो ओवरऑल एडी कस्टम जो है वो लीड कर रहे हैं एडीएसएफ की निस्बत, अगर कंपैरिजन में बात करें अदर बेनिफिट्स के साथ। ऑन द अदर हैंड अदर बेनिफिट्स में एडीएसएफ जो हैं वो एडी कस्टम से बहुत पीछे हैं। इनकी पब्लिक रिलेशन तो ठीक है, बहुत अच्छे बन जाते हैं, ताल्लुकात भी बन जाते हैं, लेकिन वो फिर बात आ जाती है जो मिलिट्री सेटअप की वजह से इनके जो पीआरज़ हैं वो बाहर जगहों पे इनको इफ़ेक्टिव नहीं होते, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस होती है बहुत ज़्यादा और ऑर्गेनाइजेशन में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। वो पीआरज़ भी इनकी बड़ी एक लिमिटेड नंबर तक रहती है, और रिकॉग्निशन तो खैर है, क्योंकि एक ग्रेस भी है यूनिफॉर्म की और एक रिस्पेक्ट का जो लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा है पब्लिक में। तो रिकॉग्निशन बहरहाल बेहतर है। ओवरऑल अगर हम सम अप करें तो एडी कस्टम जो है वो कदरे बेहतर हैं एडीएसएफ से। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आज के हम इस टॉपिक को यहीं पे सम अप करते हैं, और इस होप के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक्स भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। ये चीज़ फिर हमें मोटिवेट करती है कि हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ लेकर आएँ और आपके लिए और ज़्यादा एफ़र्ट करके कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पेश कर सकें, ताकि आप मज़ीद अपने करियर में बेहतर डिसीजन ले सकें। तो थैंक यू सो मच अगेन।